Okay. Hi, here is Rasmi. Today we will discuss. Yes, ma'am. और डाटाबेस लेक्चर में स्वागत है। ऑडियो ऑफ कर लीजिए, मैसेज से हमसे करिएगा कम्युनिकेट, ठीक है। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे डीबीएमएस ऑब्जेक्ट के बारे में समझेंगे और साथ ही आपको बताएंगे ईआर मॉडल का बेसिक टर्मिनोलॉजी को डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आप समझिए कि व्हाट इज डेटाबेस ऑब्जेक्ट। ओके, तो डेटाबेस ऑब्जेक्ट जो होता है ये क्या होता है। डेटा को आप देखिए, हमने लिखा डेटाबेस ऑब्जेक्ट आर यूज टू स्टोर और रेफरेंस डेटा इन ए डेटाबेस, राइट। डेटाबेस ऑब्जेक्ट जो है ये क्या होगा, ऑब्जेक्ट को स्टोर करने के लिए, उसको रेफर करने के लिए, उसको मैनिपुलेट करने के लिए आप बनाते हैं, ठीक है ना। whatever object whatever the thing which used to store data, है ना, और उसको रेफर करना हो या मैनिपुलेट करना हो तो उसको आप लोग डेटाबेस ऑब्जेक्ट कहते हैं। अब सवाल उठता है कि हाउ टू क्रिएट डेटाबेस, राइट, डेटाबेस ऑब्जेक्ट। तो उसके लिए क्रिएट कमांड का प्रयोग करिएगा, ठीक है। तो इसीलिए आप लोग लिखे हैं इट इज बेसिकली यूज टू स्टोर डेटा एंड मैनिपुलेट इट। अच्छा, डेटा स्टोर करने का मतलब आप लोग क्या समझते हैं। डेटा स्टोर करने का मतलब होता है कि जैसे आप कंप्यूटर के मेमोरी में डेटा आप डालते हैं, स्टोर करते हैं, जिसको बाद में आप देख सकते हैं, तो दैट इज कॉल्ड डेटा स्टोर, राइट। मैनिपुलेट का मतलब क्या होता है, मैसेज मी प्लीज। मैनिपुलेट का मतलब क्या होता है, when you change something, when you do change something, right। जैसे अगर आपने अभी अपना नाम लिखा है हिमांशु फॉर एग्जाम्पल, और बाद में आपने उसको कर दिया हिमांशु कुमार, तो ये भी मैनिपुलेशन का पार्ट हुआ, ठीक है ना। या अभी आपने जो डेटा बनाया उसमें आपने अपना नाम सिर्फ लिखा है, बाद में आपको मन किया देवांशु को भी ऐड करने का, तो दिस इज ऑल्सो पार्ट ऑफ मैनिपुलेशन, राइट। तो ऑल दीज आर द पार्ट ऑफ मैनिपुलेशन, ठीक है। तो ये ऑब्जेक्ट जो होता है ये आपके डेटा को स्टोर करने, मैनिपुलेट करने के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। अब सवाल उठता है क्या क्या डेटाबेस ऑब्जेक्ट हो सकता है। तो इसमें देखिए हम कुछ नाम लिखे हैं, जैसे टेबल, ये तो बहुत ही जरूरी ऑब्जेक्ट है आपका टेबल। आप देख रहे हैं ना यहाँ लिखा हुआ टेबल। तो जैसे देखिए आप जो कुछ भी क्रिएट कीजिएगा, ठीक है ना, डाटा को बेसिकली जो हम लोग ईआर मॉडल में स्टोर करते हैं तो टेबुलर फॉर्म में स्टोर करते हैं, तो हर एक टेबल अपने आप में ऑब्जेक्ट कहलाएगा। अभी अभी आप कहे ना भाई कि ऑब्जेक्ट किस लिए यूज करते हैं, तो डेटा को स्टोर करने के लिए, ठीक है। तो आप देखिए यहाँ पर जो टेबल है, यहाँ भी मैंने बोला कि टेबल में अपन डेटा स्टोर करेंगे, दैट इज वाई इट इज ऑल्सो ऑब्जेक्ट। ओके, गेटिंग माई पॉइंट। ये टेबल कुछ और नहीं है, ये टेबल जो जिस पर आप किताब कॉपी लिख के पढ़ते हैं वो टेबल नहीं है, ये लॉजिकल टेबल है जिसमें रो और कॉलम्स बने होंगे, ठीक है। तो आप रो और कॉलम के फॉर्म में जब डेटा को स्टोर करते हैं तो उसको टेबल अपन बोलते हैं, ठीक है ना। तो हम समझते हैं, आपको समझ में आ रही है हमारी बात। अच्छा, उसके बाद अगर समझ में आ रही है तो प्लीज मैसेज मी यस। ओके, उसके बाद क्या है, दूसरा आपका क्या है, आपका दूसरा है व्यू। अब हम लोग समझने का कोशिश करते हैं व्हाट इज व्यू। तो व्यू जो है वो क्या है। तो देखिए कई बार ऐसा होगा कि आप डेटा को देखिए प्रैक्टिकली जब आप डेटा स्टोर करते हैं तो वो आप मल्टीपल हजारों रो एक टेबल में हो सकता है, आप समझ रहे, 1000 रो, 1 लाख रो। तो आप कहेंगे मैम 1000 रो में हम लोग क्या स्टोर करेंगे। अब एक एग्जांपल लेती हूँ मैं आपको इसको समझाने के लिए। देखिए आप रेलवे में कितने सारे पैसेंजर होते हैं नहीं, तो उनका जो डाटा स्टोर होगा उसके टेबल की कल्पना कीजिए कि लाखों में जाएगा। एक टेबल में हजारों कस्टमर एक दिन में रेलवे सर्विस को यूज करते हैं, है ना। तो वहां पर आपका कितना है, लाखों रोज है। मैं आपको ये कहना चाह रही हूँ कि टेबल में बहुत सारे रो हो सकते हैं, ये है ना, 1000, 1 लाख ऐसे। तो अब आप क्या है कि कई आपको अगर कुछ उसके ऊपर काम करना पड़ा, तो अब जैसे देखिए आपके टेबल में रेलवे का ही एग्जांपल मैं लेती हूँ कि आपने क्या किया, हाँ आपने क्या किया, आपको विजिबल है स्क्रीन आप लोगों को, ठीक है ना, हाँ ठीक है। तो अगर आप जैसे एक दिन में अगर आप बात करते हैं क्या, इन 1 डे अगर आप रेलवे के टेबल की कल्पना करें तो कितने बच्चे उसमें कितने हो सकते हैं। तो आप कहोगे मैम उसमें तो
टेबल में आपका करीब 1 लाख भी बच्चा हो सकता है, पैसेंजर हो सकता है, लेकिन अगर मैं एक दिन की बात देखने के लिए करूं, ठीक है ना, तो एक दिन में अगर हमको डाटा देखना हो तो वो हो सकता है 10,000 पैसेंजर हो जाए। तो आपको अगर किसी पर्टिकुलर डे के पैसेंजर के ऊपर किसी तरह का कैलकुलेशन करना है या मैनिपुलेशन या चेंज करना है या देखना है, व्यू करना है, तो टेबल से कुछ पर्टिकुलर डेटा को आप उठा के लाना पसंद करेंगे, है ना। आप समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रही हूँ, कि अगर मान लीजिए आपके टेबल में 1 लाख डेटा है, अब 1 लाख कस्टमर के डेटा के ऊपर आप काम नहीं करना है का जरूरत है, आपको सिर्फ 1 डे के डेटा के ऊपर काम करना है। तो 1 डे के डेटा में आपका क्या होगा, आप कहोगे मैम ओनली 10,000 वी आर नीडेड, तो आप पूरे टेबल के डेटा को मेमोरी में लाने के बजाय आप कहोगे तो क्यों ना ऐसा करें मैम कि हम सिर्फ 10,000 कस्टमर के डाटा को मेमोरी में लाएं। तो ये भी पॉसिबल है, लेकिन विद द हेल्प ऑफ व्यू। यहीं पर आपके व्यू का रोल आता है। मेरी बात आप समझ गए ना, कि जब आपको पूरा कस्टमर का डाटा स्टोर करना है परमानेंट, तो आप क्या बनाएंगे, टेबल। लेकिन अगर उसी डाटा में से कुछ पर्टिकुलर डाटा के ऊपर आपको कोई काम करना है, व्यू करना है, देखना है या कुछ भी करना है, तो आप क्या करेंगे, व्यू बनाएंगे। यानी कि टेबल से ही व्यू में डाटा आता है। व्यू का मैं क्या कहना चाह रही हूँ, अंडरस्टैंड करें मेरी बात को, व्यू का अपना कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है टेबल की तरह, समझ रहे हैं ना। टेबल में जो डेटा रहेगा, इस बात को अच्छे से समझिए, टेबल में जो डेटा रहेगा वो परमानेंट स्टोर होगा, लेकिन व्यू में जो डेटा रहेगा वो टेम्पोररी टाइम के लिए रहेगा। जिस समय आप उस 1 डे डेटा के ऊपर कुछ काम करना चाह रहे हैं या व्यू करना चाह रहे हैं, उसको आपने कर लिया, उसके बाद वो खत्म हो जाएगा, लेकिन टेबल का डाटा आपका खत्म नहीं होगा। So you should understand very clearly table and view, but both are database object. Clear or not? Message me, please, yes or no. And message me what is the difference between table and view. Please do fast. Please do fast. Okay. Please do fast. Message me what is the difference between table and view. Everyone. Everyone, please do. What is difference between? Okay, just I am seeing. Where is your message? Chat box. I am not able to see your message. It's okay. It's okay. Now I am moving forward. Okay, sequence का भी बड़ा रोल है। देखिए ये बहुत सुविधा देता है आपको। जैसे जब भी अपन टेबल बनाएंगे तो उसमें कोई एक ऐसा कॉलम होगा जो यूनिक होगा। यूनिक होने का मतलब क्या होता है, जो कम जिसकी वैल्यू हर कस्टमर के लिए अलग होगा। जैसे आप ये सोचिए, आप कस्टमर बनाए किसमें, आप कस्टमर बना रहे हैं, देखिए कस्टमर बना रहे हैं, तो आपका हर कस्टमर रेलवे के लिए यूनिक है। अब उसके लिए आप क्या करते हैं कि यूनिक आईडी दे देते हैं, है ना। तो दैट यूनिक आईडी इज कॉल्ड प्राइमरी की इन केस ऑफ डीबीएमएस सिस्टम। जब आप टेबल के हर एक डेटा को क्या करते हैं, यूनिक बना लेते हैं, तो उसको अपन क्या बोलते हैं, उसको हम लोग प्राइमरी की बोलते हैं, ठीक है ना। तो उसका जो नंबरिंग होगा, तो आप कहेंगे मैम इसका मतलब वो नंबरिंग ऐसे कर देंगे, मान लीजिए 100 कस्टमर नंबर से शुरू करें तो 101, 102, 103 लाइक दिस। तो उसमें ये जो सीक्वेंस है ना, दिस विल इंटर द वैल्यू ऑटोमेटिकली। 100 सीक्वेंस नंबर डाला तो 101 नेक्स्ट के लिए डाल देगा, 102 नेक्स्ट के लिए डाल देगा, तो आपको बार बार ये डालना नहीं पड़ेगा। इट इज द ब्यूटी ऑफ सीक्वेंस। तो दिस इज ऑल्सो ऑब्जेक्ट ऑफ डेटाबेस सिस्टम, राइट। एंड नेक्स्ट वन इज इंडेक्स। देखिए जैसे आप बुक में इंडेक्स बनाते हैं ना, तो उससे क्या होता है, आपको बुक में कोई भी कंटेंट अगर फाइंड करना हो तो दैट बिकम्स वेरी इजी फॉर यू, राइट और नॉट। तो सिमिलरली हेयर ऑल्सो दिस इंडेक्स इज ऑल्सो हेल्प्स टू यू टू फाइंड डेटा इन टेबल सून फास्ट, राइट। तो इस इंडेक्स का यही रोल है। आप मेरी बात समझ रहे हैं कि भाई ये इंडेक्स भी एक डेटाबेस का ऑब्जेक्ट है, और ये ऑब्जेक्ट का काम क्या होगा, किस वक्त होगा, जब आप किसी डेटा को क्या करेंगे, सर्च करने का काम करेंगे, फाइंड करने का काम करेंगे। एट दैट टाइम दिस विल हेल्प यू, राइट। एंड फिफ्थ वन इज सिनोनिम, राइट।
तो सिनोनिम का काम क्या है, जैसा आपने ये नाम तो इंग्लिश में भी आपने सुना है, ठीक है ना, तो आप कहोगे मैम इसका तो मतलब होता है एक ही चीज का कई नामकरण करना, तो यहाँ भी वही है। तो आप कहोगे यहाँ हम लोग ऐसा क्यों करेंगे, तो देयर विल बी सो मेनी टाइम्स आपको ऐसा जरूरत पड़ेगा कि हमको एक ही टेबल का दो कॉपी बना करके कुछ कैलकुलेशन करने की जरूरत पड़ेगी, ऐसा भी सिचुएशन आएगा। एंड इन दैट केस आप सेम टेबल का मल्टीपल नामकरण करोगे, यानी कि आप सेम ऑब्जेक्ट का 2 और 3 नामकरण करोगे, और वो पॉसिबल हो पाएगा सिनोनिम से, ठीक है ना। तो ये भी आपका डेटाबेस ऑब्जेक्ट में आता है। तो अब आपको मैं होमवर्क दे देती हूँ, आप उसको कल मैसेज करोगे, हमको लिख के दिखाओगे व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टेबल एंड व्यू, नोट डाउन प्लीज। एंड नेक्स्ट वन इज व्हाट इज द रोल ऑफ सीक्वेंस, है ना, एवरीवन हैव टू कमेंट। एंड इंडेक्स का क्या काम है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ इंडेक्स ऑब्जेक्ट इन डेटाबेस सिस्टम, राइट। एंड व्हाट डू यू मीन बाय सिनोनिम, ये क्या करेगा। तो मैं एक बार फिर से इसको रिव्यू कर देती हूँ, आप मैसेज करोगे मुझे, कमेंट करोगे कि टेबल क्या होता है, ये परमानेंट आपके डाटा को स्टोर करता है, ऑल दीज आर डेटाबेस ऑब्जेक्ट, राइट। बट डेटा टेबल में जो डेटा आप स्टोर करोगे वो किस में स्टोर करोगे, आप स्टोर करोगे किस में, परमानेंट मेमोरी में, मतलब उसको आप कभी भी देख सकते हो, है ना। और व्यू की जरूरत क्या होगी, ये लॉजिकल होता है, मतलब ये टेम्पोररी होता है कि टेबल से कुछ सेट ऑफ डेटा की आपको जरूरत है मैनिपुलेशन करने के लिए या व्यू करने के लिए या देखने के लिए, तो हम लोग उसको लॉजिकल मेन मेमोरी में क्या करते हैं, उस डाटा को लाते हैं, तो टेम्पोररी टाइम के लिए, तो इसीलिए ये टेम्पोररी होता है। और जैसे ही उसका काम खत्म होता है तो ये समाप्त हो जाता है, मेन मेमोरी का कंटेंट रहता नहीं है। आपको पता है कंप्यूटर बंद हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा, या दूसरा प्रोग्राम एग्जीक्यूट होने लगेगा तो भी वो मेमोरी रिलीव कर देगा, है ना। लेकिन टेबल के साथ ऐसी बात नहीं है, ये परमानेंट उसमें स्टोर रहता है, तो टेबल का ही डाटा व्यू में आता है। क्लियर। सीक्वेंस में आप लोग क्या समझे, आप समझे कि सीक्वेंस में प्राइमरी मेमोरी जो होता है वो क्या होता है, हर कस्टमर को, अगर बात रेलवे की करें तो हर एक पैसेंजर को यूनिक नंबर दिया जाता है, एंड दैट मे बी कॉल्ड की एट्रीब्यूट और प्राइमरी की, जिसके ऊपर और भी डिटेल से हम लोग आगे चर्चा करेंगे। तो ये सीक्वेंस का काम क्या है कि उस फील्ड में हर एक पैसेंजर के लिए यूनिक नंबर सीक्वेंस में डालता चला जाएगा, इसको अलग से इंटर आपको करना नहीं पड़ता है विद द हेल्प ऑफ दिस ऑब्जेक्ट, दिस इज द ब्यूटी ऑफ द ऑब्जेक्ट। इंडेक्स ऑब्जेक्ट का काम क्या होगा, तो जस्ट लाइक योर बुक क्या करेगा, आपको कोई भी डेटाबेस में डेटा को फाइंड करना है तो यू हैव टू इंडेक्स दैट, उस इंडेक्स के मदद से आप फास्ट उसको सर्च कर लेते हैं ना, पूरे बुक को आपको नहीं सर्च करना पड़ता है। तो डेटाबेस में भी हम लोग किसी फील्ड को क्या करते हैं, इंडेक्सिंग कर देते हैं, जिससे हम हमारा जो सर्चिंग टाइम है डेटाबेस में डेटा का वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। दैट इज द पर्पस ऑफ इंडेक्स। सिमिलरली सिनोनिम का काम क्या है, सिनोनिम के बारे में भी मैंने क्या बताया कि अगर आपको एक ऑब्जेक्ट का ही मल्टीपल नाम कर रखने की जरूरत पड़ेगी तो उसको अपन सिनोनिम बोलते हैं। तो इसके ऊपर भी आगे बहुत डिटेल से चर्चा होगी आप लोगों के साथ हमारी। अच्छा, दूसरी बात, कुछ टर्म है जो जो हम लोग ईआर मॉडल में बात करते हैं, ठीक है ना। तो इंट्रोडक्शन ऑफ यूआर ईआर मॉडल क्या होता है, तो आप पहले समझो कि ईआर मॉडल है क्या। तो देखो, आपका डाटा का दो एग्जिस्टेंस है। अच्छा, क्या एग्जिस्टेंस है, तो एक लॉजिकल व्यू होता है, ठीक ना, और एक फिजिकल व्यू होता है, ठीक। तो लॉजिकल व्यू का मतलब क्या, जिसको आप कल्पना करते हो कि हाँ ये ऐसा होना चाहिए। जैसे आप जब मकान का डिजाइन करते हो तो पहले आप पेपर के ऊपर मकान का ड्राइंग बनाते हो, किसी भी घर का, है कि नहीं, तो उसको लॉजिकल व्यू कहते हैं। और जैसे ही उस घर को वास्तविक तौर पे सच में ईंट जोड़ करके और बिल्कुल मकान बना लेते हो तो वो उसका फिजिकल व्यू होता है। तो उसी प्रकार से डाटाबेस में भी क्या होता है, जब आप डाटाबेस डिजाइन करते हो तो पहले उसका लॉजिकल व्यू क्रिएट करना पड़ता है। ध्यान से समझो मेरी बात को। वो लॉजिकल व्यू का मतलब क्या हुआ कि उसके डिजाइन को बस आपने तय किया है, ठीक है ना, और उसमें अभी कोई डाटा आपने स्टोर नहीं किया है। तो बिना पहले डाटा को स्टोर करने से पहले आपको डेटाबेस का एक लॉजिकल व्यू क्रिएट करना पड़ता है, और उसके बाद उसका इम्प्लीमेंटेशन होता है। दैट आफ्टर दैट बिकम्स फिजिकल व्यू, ठीक है ना, फिजिकल उसका एग्जिस्टेंस होगा। तो लॉजिकल व्यू, ये जो ईआर मॉडल आपके सिलेबस में दिया हुआ है, अभी मॉड्यूल 1 की ही चर्चा हो रही है,
तो इस ER मॉडल में हम लोग क्या करेंगे, तो हम लोग इसमें लॉजिकल व्यू का काम करेंगे, ठीक ना। ER मॉडल में क्या होगा, लॉजिकल व्यू, डाटा को हम लोग लॉजिकली देखेंगे, ठीक है। तो डाटा को लॉजिकली देखने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आई एम अनेबल टू सी योर चैट, ओके चलो। तो लॉजिकल व्यू को देखने के लिए हमको क्या लॉजिकल व्यू बनाना पड़ेगा पहले, तब जाकर के हम लोग उसमें डाटा को स्टोर करेंगे। तो लॉजिकल व्यू बनाने के लिए हमको सबसे पहले लॉजिकल क्या लिखा आपने, लॉजिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा बेस इज कॉल्ड स्कीमा। यस माय डियर, यस यस यू आर करेक्ट। Schema is also very good term in database system, and schema is logical view. Yes yes 100% right, क्योंकि जब हम लोग डेटाबेस को डिजाइन करते हैं तो फर्स्ट वी हैव टू क्रिएट अ स्कीमा, एंड स्कीमा इज नॉट डिफरेंट देन ER मॉडल। एक्चुअली जब आप ER मॉडल बना लेते हो तो आप उसको स्कीमा डिजाइन कर लेते हो, और तब जाकर के आप क्या करते हो, फिजिकल मॉडल उसका क्रिएट करते हो। So you can say that schema is also a logical view of database system. Yes, correct. तो देखो लॉजिकल व्यू में आपका ER मॉडल को लॉजिकली बनाने के लिए आपको तीन सब टर्म को अच्छे से समझना पड़ता है। वन इज एंटिटी, अनदर वन इज एंटिटी टाइप, एंड थर्ड वन इज एंटिटी सेट। बहुत अच्छे से इसको ध्यान से समझ लो। एंटिटी जो आपने C++ में ऑब्जेक्ट पढ़ा है, ये कुछ इसी तरह का चीज है, ये कुछ और नहीं है उससे अलग। Entity may be any object with physical existence। अब देखो बात फिजिकल की करोगे तो यहाँ पर फिजिकल एग्जिस्टेंस जैसे क्या है, मैं टीचर हूँ तो मेरा फिजिकल एग्जिस्टेंस है, आई एम ऑल्सो ऑब्जेक्ट, राइट, आई एम ऑल्सो एंटिटी। एनीथिंग कैन बी एंटिटी, एनी ऑब्जेक्ट कैन बी एंटिटी, वेदर दैट इज फिजिकल, है ना, वेदर दैट इज फिजिकल और वेदर दैट इज कंसेप्चुअल, है ना। ऑब्जेक्ट का एग्जिस्टेंस कंसेप्चुअल, एंटिटी का एग्जिस्टेंस कंसेप्चुअल भी हो सकता है और फिजिकल भी हो सकता है। समझ रहे हो हमारी बात। तो एंटिटी जो है वो फिजिकल भी हो सकता है और कॉन्सेप्चुअल भी हो सकता है, ठीक ना। तो फिजिकल एंटिटी का एग्जांपल क्या हो सकता है, यू पीपल, स्टूडेंट इज आल्सो एंटिटी, राइट, कार इज आल्सो एंटिटी। आप कहोगे मैम हमको स्टूडेंट को एंटिटी बनाने से आपको क्या फायदा होंगे, तो फायदा होंगे, देखिए आपके बारे में हमको डेटाबेस में डेटा स्टोर करना है, तो हम उसके लिए पहले क्या करेंगे, एंटिटी बनाएंगे, टाइप स्टूडेंट, राइट। तो आप कहोगे मैम तो एंटिटी टाइप और एंटिटी में क्या डिफरेंस है, तो देखिए एंटिटी टाइप पहले होना चाहिए, तब आप उसके करस्पॉन्डिंग एंटिटी बनाएंगे। जैसे एक एंटिटी टाइप स्टूडेंट हो सकता है या होगा, और उसमें कई एक एंटिटी होंगे। जैसे अगर 100 स्टूडेंट का डाटा आपको स्टोर करना है तो दैट 100 स्टूडेंट इज एंटिटी, यूनिक एंटिटी, एंड स्टूडेंट इटसेल्फ इज ए एंटिटी टाइप, राइट, गेटिंग माय पॉइंट। or that entity maybe you can represent a student 1, student 2, student 3, student 4 of type student. So probably you are getting my point. If yes, please message me. तो entity क्या है, please comment, please comment. तो entity क्या है आपका, entity जो है ये physical existence वाला भी हो सकता है और conceptual existence का भी हो सकता है। अब conceptual जैसे account आपका है, आपका फीस है, आपका रिजल्ट है, तो ये सब क्या है, इसका रिजल्ट का आप मार्क्स कहीं फिजिकली रखते नहीं हो, दैट इज ओनली कंसेप्चुअल व्यू, कंसेप्चुअल एग्जिस्टेंस। जबकि बात अगर आप टीचर की करोगे, अकाउंटेंट की करोगे, है ना, कॉलेज के क्लासरूम की करोगे, तो ये सब भी एंटिटी है बट ऑफ टाइप ऑफ फिजिकल एग्जिस्टेंस विद। अच्छा अब देखो एंटिटी सेट क्या होगा, तो जैसे आप 100 एंटिटी बनाते हो एक एंटिटी में, तो ये सारे एंटिटी तो एक सिंगल को दर्शाएगा, और एंटिटी सेट क्या होगा, पूरे एंटिटी के सेट को आप एंटिटी सेट कहोगे, समझ रहे हो ना। तो उसके बाद जो होता है, जब आपको एक सिस्टम में, डेटाबेस सिस्टम में पता चल जाता है कि कितना कितना एंटिटी होगा, तो फिर आपको ये फाइंड करना पड़ता है कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन ऑल एंटिटीज। तो जब एंटिटी के बीच के रिलेशन को आप दिखाते हो, उसको एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम हम लोग बोलते हैं, समझे। लेकिन बात जब एंटिटी की करते हो तो वो कंप्लीट नहीं होता है, हर एंटिटी के साथ कुछ ना कुछ एट्रीब्यूट्स उससे एसोसिएटेड होते हैं, ठीक है। तो इसी एट्रीब्यूट्स को आप कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंटिटी कह सकते हो। तो सिर्फ एंटिटी पता कर लेने मात्र से आपका डेटाबेस डिजाइन का
काम लॉजिकल नहीं समाप्त हुआ है, ठीक है ना। आपको उस साथ साथ में ये पता करना पड़ेगा, जैसे आप कह रहे हो कि स्टूडेंट एंटिटी है, तो यू हैव टू डिसाइड व्हाट आर द एट्रीब्यूट्स ऑफ स्टूडेंट। तो आप कहोगे मैम स्टूडेंट का नेम एक स्टूडेंट का एट्रीब्यूट हो सकता है, उसका रोल नंबर, है ना, तो कोर्स नेम, ये सब उसके एट्रीब्यूट्स हो जाएंगे। तो बिल्कुल सही। तो अब देखो मैं आज तो नहीं लेकिन नेक्स्ट लेक्चर में आपको एट्रीब्यूट्स के टाइप्स के बारे में बताऊंगी, ठीक है। इसमें जैसे मैंने यहाँ लिखा भी है, एट्रीब्यूट्स जो होते हैं वो एक की एट्रीब्यूट्स होगा, दूसरा टाइप कंपोजिट एट्रीब्यूट्स हो सकता है, तीसरा का डिराइव्ड एट्रीब्यूट्स हो सकता है, मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट्स हो सकते हैं। तो ये सबको एग्जाम्पल के साथ हम लोग समझेंगे, ठीक है ना। तो इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट एट्रीब्यूट्स टाइप्स, राइट। तो आज के इस लेक्चर में आपको मैंने बहुत बेसिक ओवरव्यू दिया है, किस किस चीज का। तो मैंने आपको ओवरव्यू दिया है कि ऑब्जेक्ट क्या होता है और मुख्य तौर पे क्या क्या ऑब्जेक्ट यूज होते हैं, तो वो उसके बारे में मैंने बताया। और साथ में ईआर मॉडल के बारे में भी बताया कि व्हाट इज द पर्पस ऑफ दिस ईआर मॉडल। तो आपने समझा कि भाई जिस भी सिस्टम के लिए हम डेटाबेस डिजाइन करने जा रहे हैं, तो सबसे पहले उसके लिए एक लॉजिकल व्यू क्रिएट करेंगे, एंड दैट लॉजिकल व्यू इज कॉल्ड ईआर मॉडल। तो सवाल उठता है कि इस ईआर मॉडल के कंपोनेंट क्या क्या होंगे। तो देखिए इसका जो मेन कंपोनेंट है वो है एंटिटी, और एंटिटी का डेफिनेशन तब तक कंप्लीट नहीं होगा जब तक आपको एंटिटी का टाइप नहीं पता पड़ेगा। और एंटिटी का टाइप जब पता पड़ जाएगा तो जितने नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ एंटिटी को एंटिटी सेट कहेंगे, है ना। तो ये अच्छा, उसके बाद हर एंटिटी का अपना कुछ ना कुछ एट्रीब्यूट्स होंगे। तो इसके ऊपर हम लोग अगले क्लास में डिस्कस करेंगे। आपको हम उम्मीद है समझ में आ गया है। तो अगर आपको समझ में आ गया है तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आपने नहीं किया है चैनल तो, ठीक है। तो इसके बाद हम लोग फिर अगले वीडियो में बहुत जल्दी मिलेंगे, ठीक है। चलिए तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, टेक केयर, बाय।